अमेरिका में जब आप एक गाय रखते हैं तो उसको भोजन खिलाते हैं, जो उसको फीड खिलाते हैं, उसके लिए उगाने के लिए आपको तकरीबन 8 से 10 हेक्टेयर जमीन चाहिए, यानी तकरीबन 25 एकड़ जमीन चाहिए एक गाय को पालने के लिए। हमारे देश में 25 एकड़ में तो 10 परिवार जो है पल जाते हैं, और ये अलग एक गाय और हमारे यहां पर 10 परिवार। अगर आप गाय को देखें, उसके गले में एक पटा होता है, वो तो यहां भी होता है, लेकिन अब गाय के गले में अगर आप जाएं अमेरिका में और यूरोप में, तो गाय के गले में एक पटे के ऊपर एक चिप लग गया कंप्यूटर का। जब गाय दूध देती है, आप जानते हैं कि वो तो दूध जो है वो मशीनों से होता है, लेकिन गाय मुंह ओखली में देती है, ये हम सब जानते हैं। जब वो मुंह अपना ओखली में देती है तो कंप्यूटर जो उसके स्ट्रैप पे होता है, चिप जो होता है, वो दीवार में एक कंप्यूटर होता है, उसके साथ मिल जाता है, और वो बताता है कि गाय का बॉडी वेट क्या है, इसमें कितने अनाज की जरूरत है, कितने फीड की जरूरत है, कितने प्रोटीन की जरूरत है, उतनी ही मात्रा में अनाज बाहर आता है। यानी काउ इज द मोस्ट फूड सिक्योर एनिमल ऑन अर्थ, यानी गाय की इस खाद्य सुरक्षा जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो है चिंता का विषय है अमीर देशों के लिए। हमारे देश में 32 करोड़ लोग जो है हर रात को भूख के या 2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं होता है। एक तरफ तो सारी दुनिया की कोशिश है कि गाय को संभाला जाए, और एक तरफ यह हाल है कि हमारे देश में 32 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। और जब गाय यहीं पर अनियमितताएं खत्म नहीं होती है, हमारे देश में है, स्वामी जी ने दोपहर को कहा, 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दिन में 20 रुपए खर्चने की ज्यादा उनकी क्षमता नहीं है। एक गाय को अमेरिका में या यूरोप में 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। एक गाय को 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है, हमारे देश में किसान को 20 रुपए भी नहीं मिलते हैं। ये देखिए विडंबना दुनिया की। और एक गाय जितनी इनको सब्सिडी मिलती है गाय को, हर गाय जो है अमेरिका और यूरोप की, वो बिजनेस क्लास में दुनिया का चक्कर लगा सकती है, इतनी सब्सिडी वहां मिलती है। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे देश के किसानों की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बाहर से सस्ता अनाज आएगा, वो हमारे देश की जो क्षमता जरूरत है उसको पूरा करेगा। भाइयों और बहनों, अगर बाहर से सस्ता अनाज आएगा तो पहली कैजुअलिटी जो होगी वो हमारे देश का किसान होगा। जब बाहर से सस्ता अनाज आएगा तो हमारा जो छोटा किसान है वो खेती से बाहर होगा। वो खेती से बाहर होगा तो वो कहां जाएगा, ये हमें सोचने की जरूरत है। और वो खेती से बाहर होगा तो वो रिक्शा भी शायद ना चला पाएगा, अब वो भी वहां से भी उसको निकाला जा रहा है। तो ये जो सारी सोच है, उसके अलावा अब जो दुनिया में जो एक सिस्टम चल पड़ा है जिसमें WTO भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन, सारी कोशिश ये है कि जो दुनिया का बाजार है वो सिर्फ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए खोल दिया जाए। और जब तक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का जोर रहेगा, कंपनियों का जोर रहेगा, तो हमारे देश के किसान अगर उसकी वादा बनेंगे उसको हटाने की जरूरत है। तो सारी की सारी कोशिश है कि किसानों को खदेड़ दिया जाए गांव से, और ये प्रथा चल रही है। मैं छोटी सी बात से खत्म करूंगा, एक बात को उदाहरण दूंगा। 1996 में वर्ल्ड बैंक के चीफ भारत में आए, तो एक मीटिंग में मैं भी था जहां ये बात बोली गई। उन्होंने कहा, ये 1996 की बात है, कि 2015 यानी 20 साल आगे की बात कर रहे थे, 2015 में भारत में जो लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ पलायन करेंगे, उनकी जो जनसंख्या होगी, उनका जो नंबर होगा, वो अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस की जो जनसंख्या है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों देशों की जो जनसंख्या है उससे दुगनी होगी। इन तीनों देशों की जनसंख्या 20 करोड़ है, यानी 40 करोड़ लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ पलायन करेंगे। और अगर आप वर्ल्ड बैंक की 2008 की रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि भारत सरकार को चाहिए कि हर शहर में एक ITI खोल दें, ताकि किसानों को मजदूर कैसे बनना वो सिखाया जाए, किसानों को खेती से निकाला जाए, उनको मजदूर बनने की वहां शिक्षा दी जाए, ताकि वो इंडस्ट्री में जाके हथौड़ा चला सके। अगर हमारी सारी सोच ये है कि किसानों को और गांव के लोगों को हटाया जाए, आप ये मान के चलिए 40 करोड़ लोग, ये दुनिया की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल डिस्प्लेसमेंट होगी। 40 करोड़ लोग जो हैं वो खेती से निकाले जाएंगे, गांव से निकाले जाएंगे, या निकल रहे हैं। 2015 अब दूर नहीं है जो कि शहरों की तरफ आएंगे। और दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि देश में अनाज की कमी है, हमें बाहर से अनाज इंपोर्ट करना है। विचित्र, अगर दोबारा विडंबना में आपके सामने स्पष्ट करूं कि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। जो 32 करोड़ लोग सोते हैं भूख के कारण, वो इसलिए नहीं सोते हैं कि देश में अनाज की कमी है, वो इसलिए गरीब आदमी जो भूखा पेट सोता है वो इसलिए सोता है क्योंकि उसके पास वो अनाज खरीदने को पैसा नहीं है। 1 रुपया 2 रुपया भी उसके पास किलो जो है गेहूं और धान लेने की क्षमता नहीं है।
और आपको हैरानगी होगी इस देश में इस शताब्दी की शुरुआत में यानी 2001 और 2003 के बीच हमारे पास 650 लाख टन का भंडारण था। 650 लाख टन कितने होते हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक बोरी के ऊपर अगर आप एक बोरी रखें, फिर एक बोरी रखें, फिर एक बोरी रखें, अगर आप इस तरह 650 लाख टन रखते तो आप चंद्रमा पे जा सकते थे और वापस भी आ सकते थे, आपको चंद्रयान की जरूरत नहीं थी। इतना अनाज हमारे देश में था और हमारे फिर भी 32 करोड़ लोग जो हैं वो भूख के रोज रात को सोए तो पेट उनका खाली था। और हमारे देश में क्या हुआ, पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया गया कि हम लोग 4 करोड़ रुपया हर रोज खर्च कर रहे हैं इस स्टॉक को रखने के लिए, इस 650 लाख टन को। अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसको समुद्र में फेंक दिया जाए। ये हमारा देश है। हमें अपने ही अनाज पर भी हमें गर्व नहीं है कि हमारे देश में हमारा किसान जो अन्नदाता है वो देश के लिए इतना अन्न पैदा करता है कि हमें रखने की जगह नहीं है। और वही अन्नदाता जो है आज गरीब के और भूखे पेट जो है सोता है रोज। 2000 रुपए यानी बिलो दी पॉवर्टी लाइन, ये किसान की हालत है। उसका एक ही इलाज है भाई और बहनों, और वो इलाज जो है मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जो चैलेंज दिया है वो ही एक रास्ता है। देश में स्वाभिमान अगर हम अपने आप को बनाना चाहते हैं तो खेती को सबसे पहले मजबूत करना होगा, और स्वामी जी की बहुत बड़ी इच्छा है ये बात करने के लिए। खेती मजबूत होगी, राष्ट्र भी मजबूत होगा, राष्ट्र की अन्न सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सब कुछ मजबूत होगा। लेकिन अगर हमारे देश में अनाज नहीं है तो ये मान के चलिए हमारे घुटने जो है सदा के सदा नीचे ही रहेंगे। अगर हमने घुटनों पे खड़े होना है, अपने पांव पे खड़े होना है, घुटनों को सीधे करना है, तो खेती को हमें स्वावलंबन और उसकी तरफ हमें तेजी से करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जो बीड़ा उठाया है, अगर हम इसको लेके चले कि हमारे ही देश में कितना हमारे पास जो वेल्थ थी, जो हमारे पास इतना कुछ सामग्री है, उसको हम उपयोग करें। हमारी जो खेती है उसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, उसी में सारे समाधान है। समाधान हमारे जो प्रॉब्लम के है वो बाहर नहीं है, वो हमारे ही देश में, हमारे ही राष्ट्र में है। और वो हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं सोच हमें पहले बदलनी पड़ेगी। और वो सोच का बदलाव जो मुझे लगता है, अब मुझे लगता है कहीं इतने साल काम करने के बाद मुझे एक आशा की किरण नजर आती है, वो स्वामी जी के चरणों में है। और यही एक आशा जी की किरण है जो हमारे देश का बदलाव कर सकती है। और ये छोटा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इससे आप देखेंगे हमारा देश जो है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा देश एक दुनिया का रोल मॉडल बने, वो तभी बन सकता है कि हम जो दूसरे रोल मॉडल हैं उनकी तरफ ना ध्यान दें, अपना एक नया रोल मॉडल बनाएं, अपनी ही क्षमता पर बनाएं, अपनी ही अचीवमेंट्स पर बनाएं। और ये बन सकता है भाई और बहनों, हमें ये करने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा रास्ता भी साफ है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी शपथ ली थी, उसके एक भाषण मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि इस देश में इस समय 161 जिले ऐसे हैं जो नक्सलाइट्स के हाथ में हैं। आज हमारे देश में तकरीबन 600 जिले हैं, 600 से थोड़े ऊपर हैं। आज हमारे देश में 161 से जो नक्सलाइट्स के हाथ में जिले हैं वो बढ़कर 200 हो गए हैं। प्लानिंग कमीशन खुद कहता है कि 360 जिले भारत में ऐसे हैं जिसमें चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, या कोई ना कोई क्राइसिस जो है उसमें पनप रहा है। ये इसलिए पनप रहा है कि हमने खेती को जो है उसका बिल्कुल आदर छोड़ दिया है, उसका नादर किया है, और इसीलिए ये कारण है कि हमारे यहां नक्सलवाद बढ़ रहा है। अगर हम खेती मजबूत करेंगे तो नक्सलवाद से पहली लड़ाई जो है वो खेती से होती है, उसी से हमारे भूख की लड़ाई भी होगी। और अगर हम खेती लोगों के हाथ में, एक अगर आप खेती करने का मौका देंगे तो उसके हाथ में पैसा भी आएगा, क्षमता भी आएगी, और वो अपनी भूख को मिटा पाएगा। और उस सारे का जो आंसर है, वो जो स्वावलंबन की बात स्वामी जी ने की है, उसी में एक जो है आपको रास्ता उसका नजर आता है। और मैं इस आशा के साथ कि जो स्वामी जी ने एक अभियान छोड़ा है, उसमें हम सारा राष्ट्र उनके साथ मिलकर इसको हम एक करके दिखा देंगे कि हम में करने की ये क्षमता है और हम दुनिया में एक रोल मॉडल बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।